तो पधारो महारे देश, इसका सबसे पहले मतलब समझना है। पधारो माने क्या होता है? आना, ठीक है। पधारो मतलब कहीं भी किसी व्यक्ति का अगर हम स्वागत करते हैं तो पधारो उसको कहते हैं। महारे माना होता है मेरे, और देश माना हो गया कंट्री, यानी कि मेरे देश में पधारने की बात करते हैं। यहाँ पर लेखक जो है इनका नाम है अनुपम मिश्र, कहता है कि जो है कभी यहाँ समुद्र था, लहरों पर लहरें उठती रहती थी। काल की लहरों ने उस अथाह समुद्रों को न जाने क्यों और कैसे सुखाया होगा। अब यहाँ रेत का समुद्र है, लहरों पर लहरें अभी भी उठती ही है। राजस्थान का अगर तुम दृश्य देखेगी, काफ़ी ज़्यादा जो है रेगिस्तान उसको कहते हैं। और आज वहाँ पर पूरा तरह से जो है पेड़ पौधा जितना भी तुम देखिएगी, जैसे यहाँ देख रही है राजस्थान में सारा पेड़ पौधा सूख गया है। इसका वजह क्या हो सकता है? और कोई भी मिट्टी जो है वह धूल क्यों बन जाता है, प्रश्न ये उठता है। बालू वाला जो मैदान देखिए, गंगा का जो मैदान है बालू वाला, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में तुमको बालू देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नदियों का जो जल है वह क्या होता है कि काटते रहता है, और काटते काटते क्या हो जाता है, पूरा तरह से वीरान कर देता है। पूरा धरती जो है वह वीरान अवस्था में हो जाता है, और वहाँ पर कुछ भी तरह का पेड़ पौधा वगैरह सब नहीं उगता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ का जो ज़मीन है वह बंजर हो जाता है। वहाँ पर खेती नहीं हो सकता है, या खेती भी होता है तो जिस तरह से हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए मक्का या फिर गेहूँ इत्यादि का जो खेती करते हैं, उस तरह का नदी वगैरह सब जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिट्टियों का कटान होता है वहाँ पर उस तरह का खेती नहीं हो पाता है। इसी वजह से आज जो रेगिस्तान है राजस्थान में, राजस्थान अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी है। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन वहाँ पर जो है जनसंख्या उतनी नहीं है। इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह यही है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेत है। रेत माना बालू, और बालू अत्यधिक होने से जो है वहाँ पर पेड़ पौधे जो जितने भी हैं वो नहीं हो पाते हैं सही तरीके से। तो ऐसा लेखक महोदय कहते हैं कि शायद कभी जो है जहाँ पर आज तुम देख रही है रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान हुआ, वहाँ कभी 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 पहले समुद्र हुआ करता था, है ना। आज धीरे धीरे जो है समुद्र का स्तर, चूँकि जल स्तर का घटाव बढ़ाव होता है, आज कई सारा ऐसा जगह है जैसे पुनामा प्रताप नगर का लोग जो है यहाँ पर रह रहा है नौगछिया में, तो इसलिए रह रहा है ताकि वहाँ पर जो है उसका घर कट गया है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बालू है, काफ़ी ज़्यादा वीरान अवस्था में है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो राजस्थान है वहाँ पर इतना ज़्यादा रेत है कि वहाँ पर जो ऊँट जिसको कहते हैं चलता है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ऊँट जो है एक बार में 50 लीटर पानी पीता है। 50 लीटर पानी पीने का वजह यही है ताकि जो है 8 दिन तक लगातार वह चलते रहेगा उस रेगिस्तान में, ठीक है। हाँ, पानी वो स्टोर करके रखता है अपने पास। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो है ऊँट पर ही बैठ करके यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं। इसका वजह यह है कि वो लोग जो है ऊँट पर रख लेता है पानी को, और जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है वो लोग पीता है। इसलिए जो है मतलब राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में ऊँट ही लोग सवारी के लिए उपयोग करता है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि एक समय था जहाँ पर कभी यहाँ पर समुद्र था, लेकिन धीरे धीरे जो है काल की लहरों की वजह से जो है समुद्र ने एक कोना पकड़ लिया, अर्थात उसका अब रास्ता चेंज हो गया। कहता है प्रकृति के एक विराट रूप को दूसरे विराट रूप में समुद्र से मरुभूमि में बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। अब सोचो कि समुद्र वहाँ पहले था और धीरे धीरे समुद्र खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा। नए रूप को आकार लिए भी आज हजारों बरस हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ की पहले रूप में भुला नहीं है। वे अपने मन की गहराई में आज भी उसे हाकरों नाम से याद रखे हैं। कोई 1000 बरस पुरानी डिंगल भाषा में और आज के राजस्थानी में भी हाकरों शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था। आज जो है राजस्थान में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको शायद ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो है कभी यहाँ पहले समुद्र था। लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि रेगिस्तान होने की वजह से, आखिर वहाँ पर इतना बालू आया कहाँ से, प्रश्न उठता है कि नहीं।
हमारा जो गंगा का मैदान है, हम लोग जो है यहाँ भागलपुर के निकट बसे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर मैदानी भाग होने की वजह से जो है हम लोग खेती कर पाते हैं। लेकिन यही पानी का कटाव ज़्यादा हो जाए, हर जगह मान लो ज़्यादा मात्रा में पानी ही पानी रहे, तो एक भी वृक्ष पेड़ पौधे जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। और तुम देखी होगी हर वर्ष जो बाढ़ आता है तो जो हम लोग पौधे लगाते हैं यानी वृक्ष लगाते हैं, वह क्या करता है, मिट्टी को पकड़ करके रखता है ताकि जो है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। और नदियों का जो जल है वह कटाव के कारण से जो है पूरा तरह से वृक्षों को काट करके जो ज़मीन है उसको धूसर बना देता है, यानी बालू युक्त कर देता है। और वहाँ पर जो है मिट्टी की उड़ा शक्ति नहीं रह पाने के कारण खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से रेगिस्तान, जो तुम राजस्थान का अगर बात करें तो वहाँ पर जो रेगिस्तान है इसका वजह यही है कि वहाँ पर कभी जो है 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले या लाखों साल पहले समुद्र हुआ होगा। ठीक है, जिस वजह से आज वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ बालू युक्त हो गया है, जिस कारण से वहाँ पर किसी प्रकार का खेती वगैरह सब नहीं हो पाता है। बात सही है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि शायद ही जो है कोई उसका पूर्वज, ठीक ना, उसको याद होगा कि जो है यहाँ पर जो है कभी समुद्र रहा होगा। तो आज के मारवाड़ के पश्चिम में लाखों वर्ष पहले रहे हाकरों के अलावा राजस्थान के मन में समुद्र के और भी कई नाम है। संस्कृत में विरासत में मिले, देखो क्या क्या नाम दिया गया है समुद्र का। हम लोग तो पर्यायवाची सब जानते हैं, जलधि, और क्या 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 जानती है, जलधि, और क्या होता है समुद्र का पर्यायवाची शब्द, वारिधि, सागर, यही कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ क्या क्या नाम दिया गया है, सिंधु, सरितपति, सागर, वार्धद्वीप, और क्या क्या दिया है तो है ही आच, ऊ, दोधान, वडनीर, वारहर, सफरा, भंडार जैसे संबोधन भी हैं। एक नाम हेल भी है और इसका अर्थ समुद्र के साथ विशालता उदारता भी है। देखो कितना नाम दिया गया है यहाँ पर्यायवाची शब्द में समुद्र का नाम। तो ऐसा माना जाता था कि पहले के समय में कि जो है यहाँ पर समुद्र रहा होगा, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई है अब, धूल युक्त। ठीक है, तो यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र ही रही होगी। सृष्टि की जिस घटना को घटे हुए लाखों बरस हो चुके, जिसे घटने में भी हजारों बरस लगे, उस सबका घाटा करने कोई बैठे तो आंकड़ों के अनंत विस्तार के अंधेरे में खो जाने के सिवा और क्या हाथ में लगेगा। खगोल शास्त्री लाखों करोड़ों मील की दूरियों को प्रकाश वर्ष से मापते हैं, जान लो। आज कभी भी तुम देखिए हर जगह मोबाइल का यूज किया जा रहा है और हम लोग जो बात करते हैं एक जगह से दूसरे जगह बात करते हैं, ये क्या सिस्टम है? इसका एक सिग्नलिंग पाथ है जो पढ़ाए थे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से। तो खगोल शास्त्री जो है आज प्रकाश का जो चाल हम लोग जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है प्रकाश का चाल। तो कैसे मापता है वो लोग? तो इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी एक साल में प्रकाश के द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी, यानी प्रकाश का जो चाल है वह है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हल्ला मत करो। तो आगे है यहाँ पर प्रकाश वर्ष में मापते हैं। लेकिन राजस्थान के मन ने तो युगों के भारी भरकम गुना भाग को पलक झपक कर निपटा दिया। इस बड़ी घटना को वह पलक दरियाव की तरह याद रखे हैं। पलक झपकते ही दरिया का सूख जाना भी इसमें शामिल है और भविष्य में इस सूखे स्थल का क्षण भर में फिर से दरिया बन जाना भी। ठीक है, अर्थात आने वाले समय में जो मतलब समुद्र का जो ये था सिस्टम, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आज हम लोग धूल देखते हैं, तो कभी पहले वहाँ पर दरिया होता था, दरिया मतलब नदी। ठीक है, तो आज जो है वह उसका जलस्तर घटा और घटने की वजह से जो है आज हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है, पूरा तरह से रेगिस्तान हो गया है। समय की अंतहीन धारा को छन छन में देखने और विराट विस्तार को अणु में परखने वाली इस पलक ने दृष्टि ने हाकरों को खो दिया, पर उसके जल को कन-कन की बूंदों में देख लिया। इस समाज ने अपने को कुछ इस रीति से ढाल लिया कि अखंड समुद्र खंड खंड होकर ठाव ठाव यानी जगह जगह फैल गया।
पाठ्य पुस्तकों से लेकर देश के योजना आयोग तक राजस्थान की विशेषकर मरुभूमि की छवि एक सूखे, उजड़े और पिछड़े क्षेत्र की है। थार रेगिस्तान, रेगिस्तान का भी नाम है सहारा, थार, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा या थार है। विश्व भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, जो कि राजस्थान में है, और दूसरा विश्व का सहारा शायद है। तो इस तरह से तुम देख रही है कि रेगिस्तान कोई भी चीज़ कहीं बनता है तो उसका वजह यही है कि नदियों, यानी जहाँ ज़्यादातर मात्रा में पानी जो है पेड़ पौधों को जो है ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, तो वहाँ पर जो है मिट्टी वीरान हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाने की वजह से वह ज़मीन बंजर हो जाता है। और ऐसा हम लोग अपने गंगा नदी के तट पर यदि जाएँ तो वहाँ देख सकते हैं इस तरह की बातों को। लेकिन राजस्थान में समुद्र रहा होगा पिछले हजार लाखों सालों से, जिस वजह से आज वहाँ का जो मिट्टी है वह धूल जैसा हो गया है, जिस वजह से वहाँ पर जो वन्य अभयारण्य हैं जैसे कि पशु वगैरह सब है वह सब कहीं ना कहीं नष्ट हो गया है। और आज लाखों हेक्टेयर ज़मीन पर जो है धूल ही धूल है, जिस वजह से वहाँ पर लोग, अब चूँकि वहाँ पर पानी की समस्या है, धूल में तो पानी टिक नहीं सकता है, मकान बन नहीं सकता है, तो जंगल भी नहीं है, पशु भी नहीं है, तो वहाँ का लोग कैसे रहेगा, है ना बात सही। तो इसी वजह से आज रेगिस्तान जो हम लोग कहते हैं, खास करके राजस्थान को में जो है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ज़मीन नहीं है या लोग नहीं रहता है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या इसलिए इतना कम है, क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़्यादातर मात्रा में जो है धूल ही धूल है, जिस कारण से लोग वहाँ पर घर मकान इत्यादि नहीं बना पा रहे हैं और सही तरीके से उनका जीवन जो है क्लिष्ट हो चुका है। ठीक है, आगे कहते हैं लेखक कि थार रेगिस्तान का वर्णन तो कुछ ऐसा मिलेगा कि कलेजा सूख जाए। देश के सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि में से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान भूगोल की सब किताबों में वर्षा के मामले में सबसे अंतिम है। अर्थात यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होता है, लेकिन ये रेगिस्तान में कौन कौन सा पौधा मिलता है, कैक्टस वगैरह सब हो गया, जो कटीला पौधा होता है, कटीलादार पौधा, क्योंकि कटीलादार जो पौधा होता है उसको पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, वो पानी स्टोर करके रखता है। तो कैक्टस वगैरह सब का जो पौधा खास करके देखेगी तो वह रेगिस्तान में ज़्यादा होता है। वर्षा को पुराने इंच में नापे या नए सेंटीमीटर में, वह यहाँ सबसे कम ही गिरती है। यहाँ बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही कम वर्षा यहाँ पर देखने के लिए हमको मिलता है कि यहाँ पूरे बरस भर में वर्षा 60 सेंटीमीटर का औसत लिए है। देश की औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर आंकी गई है। उस हिसाब से भी राजस्थान का औसत आधा ही बैठता है, लेकिन औसत बताने वाले आंकड़े भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं दे सकते। राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी वर्षा नहीं होती, कहीं यह 100 सेंटीमीटर से अधिक तो कहीं 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि वर्षा का एक माप लिया गया कि कहाँ पर कितना वर्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा का माप जो है वह एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं कम हुआ, कहीं नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, इस तरह की बातें खास करके हम लोग राजस्थानी क्षेत्रों में देखते हैं। तो भूगोल की किताबें प्रकृति को, वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है। यानी भूगोल का अगर किताब पढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा कम वर्षा जो होता है वह रेगिस्तान में ही देखने के लिए मिलता है, जो कि राजस्थान है। और राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों को इस महाजन की सबसे दयनीय शिकार बताती है। इस क्षेत्र में जैसे राजस्थान का कुछ क्षेत्र जैसे देखो, जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, चूरू हुआ, जोधपुर हो गया और श्री गंगानगर इत्यादि आते हैं। लेकिन यहाँ कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी। वर्षा का वितरण बहुत असमान है, यानी बहुत कम मात्रा में बारिश होता है। ठीक है, और वर्षा क्यों होता है, सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो बारिश जो होता है वह वन के कारण होता है। सुनी होगी तुम लोग कि वर्षा जो है ज़्यादा मात्रा में जब जंगल रहता है तो बारिश होती है। आज हम लोग असम में बारिश ज़्यादा होता होगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तरह से जंगल है, तो जहाँ मात्रा अत्यधिक होगा जंगल का वहाँ बारिश ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बातें नहीं है। रेगिस्तान में क्या है कि ज़्यादा मात्रा में तो जंगल नहीं है, वहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान, अर्थात धूल ही धूल है। और यहाँ तक कि पेड़ पौधे इत्यादि की कमी होने की वजह से वहाँ बारिश क्या हो रहा है,
नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब ऐसा ही नहीं रहा कि रेगिस्तान का ही बात सिर्फ नहीं करें, हमारा जो राज्य है बिहार, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर ऐसा है जहाँ पर कि आज अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, जिस वजह से कि बारिश जो है कम देखने के लिए मिलता है। टाइम टेबल पर हम लोगों को आज यहाँ भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना हम लोग करते हैं, टाइम पर बारिश नहीं होता है। तो इसलिए मानव को चाहिए कि वह प्रकृति से जुड़े और प्रकृति के चीज़ों को बढ़ावा दे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगावे, ताकि जो है टाइम टेबल पर सब चीज़ बना रहे। लेकिन आज जनसंख्या विस्फोट की वजह से भी शायद हम लोगों को इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई है कि आखिर उसको घर कहाँ बनाएगा, खेती कहाँ करेगा, है ना। तो इस तरह से जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो उसको तो क्या करेगा, वृक्ष जहाँ पर है वहाँ पर कटाई तो होगी ही। तो इसी वजह से आज पूरे देश में जो है खास करके बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य सब राज्यों में भी हम लोगों को कहीं ना कहीं बारिश वगैरह सब जो आपदा वगैरह सब चीज़ है। आज तुम देख रही है कि भूकंप पहले नहीं आता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप आ जाता है। एक साल में 2 बार 3 बार भूकंप आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ ना कि एक साल में 2 बार 3 बार आ गया था, जबकि पहला भूकंप जो आया था 1934 में आया था बिहार में। उसके बाद इधर हाल फिलहाल रिसेंट में तुम देखी होगी 2-4 वर्ष पहले काफ़ी मात्रा में भूकंप आया है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है आज आपदा के कारण से जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। बाढ़ वगैरह सब जो तुम आज देख रही है उस तो ये तो हमारे सरकार के माध्यम से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ किया जा रहा है, जिस कारण से जो है आज कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा देखने के लिए मिलता है कि नदियों का जलों को जो है वह संकुचित किया गया है, ताकि और बांध वगैरह सब बना करके कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं से निदान आज हमारे समाज में मानव जो व्यक्ति हैं वो पाया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है आज हम लोगों को सुखाड़ वगैरह सब देखने के लिए मिलता है। इसका वजह यही है कि टाइम टेबल पर बारिश का नहीं होना, वृक्षों का अंधाधुंध कटाई होना, मानव पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, वृद्धि होना, जिस वजह से आज बारिश में हम लोगों को कमी देखने के लिए मिल रही है। आगे हम लोग देखते हैं तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि जहाँ पर बहुत कम मात्रा में बारिश होता है। तो वह कौन कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और श्री गंगानगर। लेकिन यहाँ कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ आते आते वर्षा कम से कम होती जाती है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है। यहाँ पहुंचकर वर्षा सिर्फ 16 सेंटीमीटर रह जाती है। इस मात्रा की तुलना कीजिए दिल्ली से, जहाँ 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी गिरता है। तुलना कीजिए इसे उस गोवा से, कोक्कन से, चेरापूंजी से, जहाँ यह आंकड़ा 500 से 1000 सेंटीमीटर तक जाता है। एक बात तुमको बता देना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वह कहाँ होता है पता है? बताओ तो कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा बारिश होता है मेघालय, ठीक है। मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, ठीक है। पहले था मौसिनराम मेघालय, वहाँ 25 किलोमीटर का रेंज जो है वहाँ होते रहता है बारिश, ठीक है। इसलिए मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। नाम भी सुनो, इसका अर्थ भी समझो कि क्या है। मेघ जोराल है, यानी कि मेघ का घर, यानी बारिश का घर, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मेघ लगा रहे, ऐसे चीज़ों को इन मेघालय कहेंगे हम। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है, 500 से 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। लेकिन अगर हम पश्चिमी चीज़ों का बात करें तो वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है वर्षा जो है 16 सेंटीमीटर तक ही रह जाती है, अपेक्षा करें दिल्ली के या अन्यत्र जगहों की अगर हम बात करें तो मरुभूमि में सूरज गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह बरसता है। पानी कम और गर्मी ज़्यादा। यहाँ ध्यान दो, तुम देखी होगी जहाँ ज़्यादा मात्रा में धूल है, अब चूँकि गर्मी के वजह से क्या होता है कि ज़मीन तपता है, पूरा तरह से तप करके पूरा मतलब ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाने की वजह से जब बारिश होता है तो अंदर से भाप वाष्प की तरह निकलता है, होता है ना। और भाप निकलेगा तो थोड़ा देर के लिए तो शांति मिलेगा हमको, बारिश हुआ चलो ठंडा का अनुभव हमने किया। लेकिन वही जब धूल पर गर्म चूँकि धूल है और वहाँ पर जब मान लिया जाए ज़्यादा मात्रा में बारिश होगा तो क्या होगा? ज़्यादा तरह से भाप निकलेगा और ज़्यादा गर्मी पैदा होगा वहाँ पर, और फिर गर्मी होगा तो फिर बारिश होगा।
तो यही तरह का चीज़ चलता रहता है। जिस तरह से आज कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ का बात करें, साउथ अफ्रीका का बात करें, तो वहाँ पर जो है यही सिस्टम है, जिस वजह से वहाँ के लोग सब भी काले होते हैं। देखी होगी तुम, वेस्ट इंडीज में बारिश होता है तो वही ना बात है, वहाँ पर मिट्टी जो है वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादातर मात्रा में जो है धूल वगैरह सब इतना ज़्यादा है कि गर्मी की वजह से वह तप्त हो जाता है, और जब बारिश होता है तो फिर भाप उससे निकलता है, ठीक है, और पूरा फिर गर्मी फैल जाता है, फिर वर्षा स्टार्ट होता है। इस तरह से वर्षा होते रहता है और गर्मी होते रहता है, जिस वजह से लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है तो हानि भी उन लोगों को झेलना पड़ जाता है। इसलिए साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वह चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र पर आता है, यानी कि धरती का इक्वेटर पर आ जाता है, और इक्वेटर पर जहाँ पर मान लो सूर्य का एकदम सीधा रोशनी पड़ेगा, इक्वेटर जो है, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मान लो तुड़े ऊपर सीधा सीधी टॉर्च मार दिया हो, और वो भी गर्म वाला टॉर्च मान लो, जिससे कि गर्म ताप निकलता हो, तो कितना ज़्यादा गर्मी का एहसास करेगी। ठीक उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ पर सूर्य का रोशनी सीधा पड़ता है, जिस कारण से वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गर्मी होता है, और गर्मी की वजह से बारिश भी होती है, और वहाँ के लोग जो है उसको झेल नहीं पाते हैं, तो उसका जो फेस जो है वह काला पड़ जाता है। तो इसी वजह से हमारे देश में 6 ऋतु है, तो यहाँ पर तमाम तरह के लोग रहते हैं अन्य तरह जगहों पर, अन्य राज्यों में। तो वहाँ पर जो यहाँ बारिश होता है तो कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी कुछ होते रहता है, तो जिस वजह से हम लोगों को सहन शक्ति आ जाता है। तुम कभी कभी देखी होगी, कहती है ना कि मौसम चेंज हो गया। क्यों कहती है मौसम चेंज हो गया? सर्दी हो गया, किसी को बुखार हो गया, या कभी कभी ये भी कहती है कि जो है प्रॉब्लम मतलब फेस करती है ना इस तरह से, तो तुमको अगर कहीं अन्यत्र जगह भेज दिया जाए तो तुम वहाँ पर झेल लेगी, क्योंकि तुम उस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट की है। लेकिन अन्य जगह के लोगों को अगर यहाँ बुला लिया जाए, जहाँ पर मान लो इंग्लैंड का लोग है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में ठंडा रहता है, वहाँ का लोग गोरा गोरा देखने के लिए मिलता है ना, यहाँ ले आएंगे तो जी पाएगा नहीं, जी पाएगा। पांडा जो कि पोलर रीजन में रहता है, ध्रुवीय क्षेत्र में, उसको चाहिए ठंडा, ठीक है, उसको उठा करके यहाँ भारत में ले आएंगे तो क्या होगा? उसके लिए एडेप्टेशन है नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो इसलिए जैसा देश वैसा भेष कहा गया है ना। तो जिस तरह से जहाँ पर जो लोग रहता है उसको उस तरह का जो इन्वायरमेंट मिलता है, पर्यावरण, उसको ढालना पड़ता है। और हमारे भारत में चूंकि 6 ऋतु है, और 6 ऋतुओं में हम लोग अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो राजस्थान का भी बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में क्या पड़ता होगा? ठंडा पड़ता होगा? नहीं, गर्मी ज़्यादा होता होगा वहाँ पर, इस कारण से। लेकिन लोग चूंकि गर्मी है ठंडी है, गर्मी है ठंडी है, लेकिन चूंकि 6 ऋतु आता है यहाँ भारत में, इस वजह से हम लोगों को भी अन्य राज्यों में भी उसी चीज़ का असर देखने के लिए मिलता है। अब जैसे कि राजस्थान का बात अगर हम करें तो वहाँ ज़्यादा मात्रा में धूल है, ज़्यादा रेगिस्तान है, ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बारिश होता है, फिर गर्मी पड़ता है, तो जिस वजह से क्या होता है उसका असर अन्य राज्यों में देखने के लिए मिलता है। कभी कभी सुनी होगी कि साइक्लोन आता है, भयंकर तूफान आ गया, आज 6 दिन 7 दिन तक यहाँ भी बारिश हो रहा है। कौन कौन सा जो है क्या कहती है ये उठता है, देखी होगी समुद्री तूफान, समीर जिसको कहते हैं, जिस वजह से हम लोग अन्य राज्यों में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। बिहार में भी देखी होगी, लगातार यदि बारिश हो रहा है तो 10 दिन से बारिश दे रहा है। इसका वजह क्या है? वही सब चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से लोग किसी प्रकार अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो आगे है कि दुनिया के बाकी मरुस्थलों में भी पानी लगभग इतना ही गिरता है, गर्मी लगभग इतनी ही पड़ती है, इसलिए वहाँ बसावट बहुत कम ही रही है। अब मान लो जहाँ ज़्यादा मात्रा में गर्मी रहे तो वहाँ पर लोग रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है राजस्थान में क्षेत्रफल तो ढेर है, भूमि तो ढेर है, लेकिन वहाँ पर लोग रहना क्यों नहीं चाह रहा है? इन्हीं सब तमाम कारणों से, ठीक है। आगे कहता है, दिया गया है कि गर्मी लगभग इतनी ही पड़ती है, इसलिए यहाँ बसावट बहुत कम ही रही है। लेकिन राजस्थान के मरु प्रदेश में दुनिया के अन्य ऐसे प्रदेशों की तुलना में न सिर्फ बनावट ज़्यादा है, उस बसावट में जीवन की सुगंध भी है। यह इलाका दूसरे देशों के मरुस्थलों की तुलना में सबसे जीवंत माना गया है। इसका रहस्य यहाँ के समाज में है। राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना नहीं रोया। अब देखो, आज तुम लोग कह रही है, उस दिन हम बात कर रहे थे कि तुम लोग पानी को बचत करो, लेकिन तुम लोग कह रहे थे कि सर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, तो क्यों बचत करें? जितना मात्रा में होगा उतना ओढ़े लेंगे, है ना। लेकिन राजस्थान के लोगों ने जो है कभी भी पानी का रोना नहीं रोया, जबकि वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है। अब चूंकि
बालू युक्त मैदान है तो वहाँ पानी अगर आएगा तो क्या होगा पता है? पानी क्या ज़मीन पर टिकेगा? नहीं टिकेगा, तुरंत पानी अंदर चला जाएगा। तुम देखी होगी बालू वाला जगह पर तुम एक गिलास पानी उड़ेल दो तो क्या होगा? अंदर चला जाता है। एक बूंद भी पानी का तुमको वहाँ पर आसपास में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही धरती पर जहाँ हमारा मैदानी भाग है वहाँ पर पानी उड़ेलो, देखो कुछ देर तक पानी जमा रहता है कि नहीं रहता है? क्योंकि मिट्टी का जो सूखने का पावर है वह अपेक्षाकृत जहाँ रेगिस्तान है उससे कम है, ठीक है। लेकिन रेगिस्तानी इलाका में काफ़ी ज़्यादा जो है बालू होने की वजह से मिट्टी में जो है पानी जो है वह जल्दी अंदर चला जाता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से लेकिन फिर भी राजस्थान के लोग जो है कभी भी पानी का रोना नहीं रोया, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा? जल संग्रह किया होगा, है ना बात सही? तो यहाँ पर तुम देख रही है कि उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया और अपने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा, अर्थात पानी को बचाने का प्रयास किया। आज भी कई कई जगहों पर एक टैंकर बना लिया जाता है, वर्षा जल को संग्रह किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग नहीं करते हैं। बारिश का जल है, फिजूल का बर्बाद कर रहे हैं, वो तो छोड़ो, खास करके चापाकल का जो शुद्ध पानी हम लोग पीने योग्य रखते हैं उसका भी बर्बादी करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन राजस्थान के लोग उस पानी को भी हिफाजत से रखते हैं और उसका कहीं ना कहीं जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है उसका उपयोग भी करते हैं। इस सवाई स्वभाव से परिचित हुए बिना यह कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पिछले 1000 साल के दौर में जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और फिर जयपुर जैसे बड़े शहर भी बहुत सलीके के साथ कैसे बच सके थे। इन शहरों की आबादी भी कोई कम नहीं थी। इतने कम पानी के इलाके में होने के बाद भी इन शहरों का जीवन देश के अन्य शहरों के मुकाबले कोई कम सुविधाजनक नहीं था। इनमें से हर एक शहर अलग अलग दौरे में लंबे समय तक सत्ता, व्यापार और कला का प्रमुख केंद्र भी बना रहा। जब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे आज के बड़े शहरों की छठी भी नहीं हुई थी, तब जैसलमेर आज के ईरान, अफगानिस्तान से लेकर रूस तक के कई भागों से होने वाले व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, ठीक है। अर्थात फिर भी जब कलकत्ता, मुंबई इत्यादि का जन्म नहीं हुआ था, चेन्नई का, तो उस समय भी राजस्थान जो है एक अपनी चीज़ों को, विरासत को बना कर रखा था, ठीक है। प्रमुख कला केंद्र वगैरह सब हो गया। एक व्यक्ति था जो हमारे गांव में राजस्थान में ही रहता है, उससे पूछे कि राजस्थान में कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं, तो उनका कहना था कि पानी जो है नहीं निकलता है, 200, 300, 400 फीट हम लोग पाइप डालते हैं अंदर में, तब जाकर कहीं पानी निकलता है। उसमें भी 50 बार चलाते हैं चापाकल, तब जाकर पानी एक गिलास या एक लोटा पानी आता है, ठीक है। तो अब समझो कि पानी का कितना किल्लत है राजस्थान में। लोग जो है, जैसे आज तुम लोग कोई चीज़ खरीद कर उसका उपभोग करती है, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोग जो है पानी का संग्रह यदि नहीं करेगा तो उन लोगों का जिंदगी कैसा हो सकता है। तो इसलिए पानी का संग्रह करना बहुत ही अनिवार्य है। कहता है जीवन की कला की, व्यापार की, संस्कृति की ऊंचाइयों को राजस्थान के समाज ने अपने जीवन दर्शन की विशिष्ट गहराई के कारण ही छुपा था। इस जीवन दर्शन में पानी का काम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। सचमुच ढेले भर के विकास इस नए दौर ने पानी की इस भव्य परंपरा का कुछ क्षय जरूर किया है, पर वह उसे आज भी पूरी तरह तोड़ नहीं सका है। यह सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। अर्थात वहाँ के लोग जो है पानी को संग्रह कर रहे हैं, बचा रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अभी तुम लोग देखी होगी हमारा टूटी यानी कि जो नल है उसको हम चला देते हैं, छोड़ देते हैं पानी बहने के लिए, ठीक है। उसके बाद गड्ढा का जो जल वगैरह सब रहता है वो ऐसे ही रह जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन आज मान लो तुम लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से स्थितियां देख रहे हैं, बारिश का नहीं होना, भौम स्तर जल का गिरना, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होना, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, तो आज तुम लोगों को मिल रहा है पानी, तुम लोग यूज कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह का अगर स्थिति पैदा हो जाएगा तो यहाँ पर भी जल संकट का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जल को कैसे संग्रह किया जाए इसके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आज जो आप जल का वेस्ट कर रहे हैं, आज आने वाले समय में यही जल आपको कल दिन नसीब नहीं होगा और आपको खरीद करके पीना होगा। वैसे भी आज हम लोग देख ही रहे हैं कि जो चापाकल का जल है वह उसमें जितना मात्रा में आयरन रहता है कि लोग उसको पीने योग्य नहीं समझता है। हमारे विद्यालय का ही बात करें तो वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है,
नहीं पी सकती है, तुम एक गिलास पानी पी लो, देखो क्या स्थिति हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको बचाव करके नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में जल संकट का खतरा और बढ़ जाएगा। और आज हम लोग प्यूरीफाई वाटर डब्बा वाला पानी जो कि 20 रुपये में पीते हैं, कल दिन इसी का मांग बढ़ के 100 रुपया हो जाएगा, तब कहाँ से खरीदेगी पानी। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को जागरूक करना चाहिए और जल संकट का खतरा आगे ना हो, इसके प्रति जो है हम लोगों को आगे बढ़ के जो है समाज में जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो ज़्यादातर मात्रा में फिजूल का उपयोग करता है जल का, उसको समझाना अति आवश्यक है ना। बात सही, समझो बात को, हंसो मत। तो ठीक बोले कि नहीं बोले। तो पानी के काम में यहाँ भाग्य भी है और कर्तव्य भी है। वह भाग्य ही तो था कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से अर्जुन को साथ लेकर वापस द्वारिका इसी रास्ते से लौटे थे। उनका रथ मरुदेश पार कर रहा था, अर्थात जो रेगिस्तान है, और उसी रेगिस्तान के माध्यम से उस समय पूरा तरह समुद्र था, और उसी माध्यम से जो है जब कुरुक्षेत्र का मैदान मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ महाभारत का, तो श्री कृष्ण जो है द्वारिका जो गए थे अर्जुन को लेकर उसी रास्ते से गए थे जहां आज मरुभूमि है, पहले कभी वहां पर समुद्र हुआ करता था। आगे है कि जो है उनका रथ मरुदेश पार कर रहा था। आज के जैसलमेर के पास है त्रिकूट पर्वत पर उतंग ऋषि तपस्या करते हुए मिले थे। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने कहा था। उतंग का अर्थ है ऊंचा। वे सचमुच बहुत ऊंचे थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, प्रभु से प्रार्थना की कि यदि मेरे कुछ पुण्य है तो भगवान वर दे कि इस क्षेत्र में कभी जल का अकाल ना रहे। तथास्तु भगवान ने वरदान दिया था, लेकिन मरुभूमि का भगवान समाज इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। उसने अपने को पानी के मामले में तरह तरह से कसा। गांव-गांव ठाव-ठाव वर्षा को वर्ष भर सहेज कर रखने की रीति बनाई। समझी, अर्थात ऐसा प्राचीन परंपरा है कि उतंग ऋषि के द्वारा यहाँ पर वरदान मिला था कि इस क्षेत्र में पानी की कभी कमी नहीं हो रहेगी। ठीक है, तो समुद्र तो चला गया, लेकिन फिर भी जो लोगों के अंतर के जो ट्रेडिशनली एक परंपरा समझती है, रीति रिवाज, जिसको हम लोग वर्षों से ढोते आ रहे हैं, तो उसी तरह से राजस्थानी समाज के जो लोग हैं वह जल का संग्रह शुरू से ही कर रहा है। तो आज भी जो उसके बच्चे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, तो वो भी अपने माता पिता का एक्टिविटी देख रहा है, जिस कारण से वह क्या कर रहा है, उस चीज को जो है अभी भी इकट्ठा कर रहा है ताकि आने वाले समय में उन लोगों को जल का संकट का सामना ना करना पड़े। लेकिन मरुभूमि का भगवान समाज इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। उसने अपने को पानी के मामले में तरह तरह से कसा। गांव-गांव ठाव-ठाव वर्षा को वर्ष भर सहेज कर रखने की रीति बनाई। रीति के लिए यहाँ एक पुराना शब्द वोज है, यानी रचना। युक्ति और उपाय तो है ही, सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता रहा है। वर्षा की बूंदों को सहज लेने का बोझ विवेक के साथ रहा है और विनम्रता लिए भी हुए हैं। यहाँ के समाज ने वर्षा को इंच या सेंटीमीटर में नहीं, उंगली या बित्तों में नहीं, बूंदों में मापा होगा। उसने इस बूंदों को करोड़ों बूंदों की तरह देखा और बहुत ही सहज ढंग से बोझ से इस तरल रजत की बूंदों को संजोकर पानी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की एक ऐसी भव्य परंपरा बना ली जिसकी धवल धारा इतिहास से निकलकर वर्तमान तक बहती है। वर्तमान को भी इतिहास बनाने का बोझ यानी सामर्थ्य रखती है। कितना देर तक पढ़ाइएगा? अभी का टाइम नहीं हुआ है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 7:30 बजे।